हेलो दोस्तों, ट्रिपल एस द 27 कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आइए आज हम घटना चक्र की भारतीय संविधान की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसको हम बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। इसमें जो भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है 2001 से लेकर 2003 तक, वो सारे इसमें एनालिसिस उसका करेंगे। ये आर ओ खासकर आर ओ सीरीज है। ये आर ओ के लिए पुस्तक है और इसमें लेकिन अन्य एग्जाम के भी प्रश्न दिए गए हैं, जो भी यूपी PCS या फिर LDA UDA समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी आदि में पूछे जाते हैं। तो आइए इसको प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्या क्या इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों, ये पुस्तक है। इसमें जो भी प्रश्न दिए गए हैं वो उनका एनालिसिस करेंगे। ये समीक्षा अधिकारी की पुस्तक है, 2023 की, घटना चक्र प्रकाशन है इसका। ठीक है, इसमें प्री और मेंस दोनों के क्वेश्चन दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास। देखिए पहला प्रश्न, किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये भारतीय संविधान सभा के स्टेटमेंट से प्रश्न है। तो देखिए इसमें ऑस्टिन महोदय हैं, एक ब्रिटिश विधिवेत्ता हैं ऑस्टिन महोदय। इन्होंने कहा था तो संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था, क्योंकि दोस्तों संविधान सभा में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व सबसे ज़्यादा था। इसके अलावा देसी रियासतें और मुस्लिम लीग, इनका प्रतिनिधित्व, मुस्लिम लीग तो संविधान सभा के प्रारंभ में शामिल ही नहीं हुई थी। तो ऑस्टिन महोदय ने कहा था कि सर्वे सर्वा कांग्रेस ही है। तो कांग्रेस, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। ये जी ऑस्टिन ने कहा है। ये ब्रिटिश विधिवेत्ता है, इनकी पुस्तक है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें ये स्टेटमेंट दिया गया है। तो देखिए दोस्तों, ये प्री 2013 में पूछा गया प्रश्न है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए इसका एनालिसिस है। संविधान सभा कांग्रेस थी, कांग्रेस भारत था। ये वक्तव्य ब्रिटिश विधिशास्त्री जी ऑस्टिन का था। ये वक्तव्य उनकी द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, इम्पोर्टेंट है ये भी। देखिए, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय व्यवस्था की स्थापना की? संघीय व्यवस्था जो है दोस्तों, अखिल भारतीय संघ की व्यवस्था की गई थी। इसमें सभी को, देसी रियासतों को, मुस्लिम लीग को और ब्रिटिश भारत को मिलाकर एक पूरा अखिल भारतीय संघ बनाने की स्थापना की गई थी। तो इसमें किसमें की गई थी? देखिए पहला प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1909, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1947। तो दोस्तों किसमें की गई थी? उसका सी ऑप्शन इज करेक्ट है। इसमें भारत सरकार अधिनियम 1935 में प्रावधान किया गया था अखिल भारतीय संघ बनाने का। अखिल भारतीय संघ के रूप में संघीय शासन की व्यवस्था की गई थी, लेकिन ये संघ जो है मूर्त रूप नहीं ले पाया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए दोस्तों, ये प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऐसे कथन सही है? सही दोस्तों छांटना। पहला स्टेटमेंट, भारत सरकार अधिनियम 1919 में भारतीय सिविल सेवा के लिए एक अलग परीक्षा कराने का प्रावधान किया गया था, जो भारत में होनी थी। नेक्स्ट देखिए, भारतीय सिविल सेवा में 1941 में भारतीयों का प्रतिशत यूरोपियों से अधिक था। दोस्तों 1854 की बात है। 1854 में जो है एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना लंदन में की गई थी। लंदन में एक सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी और 1855 से परीक्षाएं होने लगीं। और ये परीक्षाएं कहाँ होती थी सिविल सेवा की? ये दोस्तों लंदन में होती थी। तो 1855 से ही भारतीय लगातार परीक्षा भारत में कराने की मांग कर रहे थे। अंततः 1919 का जो एक्ट बना था, उसमें भारतीय सिविल सेवा की परीक्षा भारत में कराने का प्रावधान किया गया था। पहला स्टेटमेंट सही है। नेक्स्ट प्रश्न स्टेटमेंट देखते दोस्तों, जब परीक्षाएं जो है भारत में होने लगी 1919 के अधिनियम से 1922 से दोस्तों परीक्षाएं भारत में होने लगी। तो धीरे धीरे 1941 तक क्या हुआ कि भारतीय सिविल सेवा में ICS की परीक्षा में यूरोपियों से ज़्यादा भारत के जो है कैंडिडेट इसमें सफल होने लगे। तो इसमें प्रतिशत किसका? भारतीयों का बढ़ गया। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है, दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका जो है दोस्तों सी ऑप्शन सही है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ एनालिसिस देख लेते हैं एक बार। देखिए, भारत में आधुनिक मेरिट आधारित सिविल सेवा का प्रारंभ जो 1854 में लंदन में हुआ था। लंदन में जब सिविल सेवा आयोग की स्थापना की गई थी, तब से जो है मेरिट आधारित सिविल सेवा की परीक्षा का प्रारंभ हुआ। परीक्षा जो 1855 से प्रारंभ होने लगी थी लंदन में। जब लंदन में होने लगी थी, इसके बाद में भारतीयों की लगातार मांग के बावजूद ये परीक्षा भारत में ना होकर लंदन में ही होती रही। अंततः भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था। इसके अनुरूप 1922 में ICS की परीक्षा भारत में प्रारंभ हो गई होना। सबसे पहले इलाहाबाद में हुई थी, इसके बाद में दिल्ली में हुई थी। तो 1930 के दशक के अंत तक यूरोपियों की उपलब्धता भारतीय सिविल सेवा में कम होने लगी। यूरोपवासी इसमें कम पार्टिसिपेट करने लगे। इस सेवा में 1941 तक स्पष्ट रूप से भारतीयों का प्रतिशत बढ़ चुका था यूरोपियों से। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है। इसमें बताना है कि संविधान निर्मात्री सभा के कौन कौन अध्यक्ष थे। तो पहला देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, तीसरा श्री अय्यर, चौथा पंडित जवाहरलाल नेहरू। संविधान निर्मात्री सभा, इसका दोस्तों मतलब क्या है?
इसका दोस्तों मतलब है कि भारतीय संविधान सभा निर्मात्र मतलब निर्माण करने वाली, संविधान का निर्माण करने वाली जो सभा थी उसको ही संविधान निर्मात्री सभा कहा जाता है। तो इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। देखिए दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष दोस्तों डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया था। निर्विरोध ये बनाया गया था, इनके लिए कोई भी इलेक्शन नहीं हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार था? तो कौन सा? तो BN राव, सी ऑप्शन इज करेक्ट। देखिए दोस्तों संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव थे। इनके द्वारा संविधान सभा का पहला प्रारूप प्रस्तुत किया गया था, जिस पर विचार तथा परिवर्तन करके प्रारूप समिति द्वारा जो है संविधान सभा के समक्ष संविधान का मसौदा प्रस्तुत किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को स्वीकृत किया गया था दोस्तों, कब स्वीकृत किया गया था? तो इसका जो बताइए आप, कब स्वीकृत किया गया था? देखिए पहला ऑप्शन 15 अगस्त 1947 को स्वीकार नहीं किया गया था। 30 जून 1948 इसको भी स्वीकार नहीं किया गया था। 26 जनवरी 1950 को इसको भी नहीं, इसको संविधान लागू हुआ था, स्वीकार नहीं हुआ था, लागू हुआ था, संविधान लागू किया गया था। और 26 नवंबर 1949 को संविधान क्या हुआ था? संविधान स्वीकृत हुआ था। एक तो स्वीकृत हुआ था, दूसरा अगर पूछ ले कि अधिनियमित हुआ था, तीसरा आत्मार्पित हुआ था। ठीक है, स्वीकृत, अधिनियमित, आत्मार्पित ये सब हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को लगभग 16 अनुच्छेदों को लागू भी कर दिया गया था, ये ध्यान रखना। देखिए एनालिसिस, संविधान सभा के 11वां अधिवेशन था। 11वें अधिवेशन में 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ये प्रारूप समिति, इसके कुल सदस्य 7 थे, 7 में से एक अध्यक्ष था, 6 अन्य सदस्य थे। तो दोस्तों अध्यक्ष कौन था ये बताना है आप लोगों को। देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद गलत, जवाहरलाल नेहरू ये भी सही नहीं है, पुरुषोत्तम दास टंडन ये भी सही नहीं है। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को प्रारूप समिति का सदस्य बनाया गया था। इसके 6 अन्य सदस्य भी थे। आइए दोस्तों देखते हैं संविधान सभा के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें दी गई हैं यहाँ पे नोट्स के फॉर्मेट में, इसको देखते हैं। देखिए संविधान निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का संविधान निर्माण में समय लगा था। इंपॉर्टेंट है। अध्ययन, लगभग 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। सत्र कितने हुए थे दोस्तों? 11 सत्र हुए थे। 11 सत्र ये हुए थे। 11वें सत्र संविधान जो है अंतिम रूप से बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 11वें सत्र का अंतिम दिन दोस्तों था 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट देखिए जो अंतिम बैठक हुई थी इसको अगर मिला दें तो 12 सत्र हुए थे। 12वां सत्र कौन सा हुआ था? ये 24 जनवरी 1950 को हुआ था, जब संविधान सभा जो है आखिरी बार मिली थी 24 जनवरी 1950 को। इसमें दोस्तों क्या हुआ था? इसमें 284 सदस्यों द्वारा संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे और इसी दिन जो है संविधान सभा को भंग कर दिया गया था। तो देखिए दोस्तों खर्चा कुल कितना आया था? 64 लाख रुपए का खर्चा आया था। प्रारूप पर विचार दोस्तों 114 दिन तक चला था। 3 वाचन हुए थे। तैयार कब हो गए बनकर? 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था संविधान। और देखिए इसमें दोस्तों अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था। लागू कब हुआ था दोस्तों? आंशिक रूप से 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 16 अनुच्छेद लागू कर दिए गए थे और पूर्ण रूप से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। देखिए दोस्तों संविधान सभा के बारे में कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। संविधान सभा का प्रतीक मोर दोस्तों हाथी था। सुलेखक इसके संविधान को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण आजाद। इन्होंने अंग्रेजी संस्करण में लिखा है, ये हाथ से लिखा गया अंग्रेजी संस्करण। ठीक है, ऐसा नहीं दोस्तों कंप्यूटर से टाइप किया गया। जो मूल संस्करण है उसको हाथ से लिखा गया। लैटिन लिपि थी, अंग्रेजी भाषा थी। और हिंदी में इसके सुलेखक कौन है? बसंत कृष्ण वैद हैं। इन्होंने हिंदी में लिखा था। पेजों की सजावट दोस्तों किसने की थी? नंदलाल बोस ने पेजों की सजावट की थी। और व्यूअर राम मनोहर सिन्हा, इन्होंने दोनों मिलकर पेजों की सजावट की थी। तो ये कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य हैं। देखिए संविधान सभा के अन्य निर्णय जो दोस्तों क्या हैं कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता मई 1949 में ली गई थी। राष्ट्रमंडल की सदस्यता। राष्ट्रगान कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया था दोस्तों? ये 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत दोस्तों कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। और प्रथम राष्ट्रपति का चयन 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का हुआ था। तो ये अन्य निर्णय हैं, इसमें दोस्तों पूछा जाता है।
आइए कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए उनको देखते हैं क्रमवार, इंपॉर्टेंट हैं ये। देखिए दोस्तों, भारत का संवैधानिक विकास के संदर्भ में जो है यहाँ पे महत्वपूर्ण कुछ तथ्य दिए गए हैं, इनको देखिएगा। ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल को 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम से ही विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति जो है प्रदान की गई थी। तो 1861 का जो है भारत परिषद अधिनियम था, इसमें अध्यादेश जारी करने की शक्ति दोस्तों प्रदान की गई थी। आइए नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दी गई थी, परंतु मतदान का अधिकार नहीं था। दोस्तों देखिए 1892 में क्या हुआ था, बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी भारतीय सदस्यों को। वैसे भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने की शक्ति दोस्तों प्राप्त नहीं थी, लेकिन 1892 के अधिनियम में बजट पर बहस करने की शक्ति प्रदान की गई थी, लेकिन अभी भी मतदान का अधिकार नहीं था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 1909 में भारतीय परिषद अधिनियम के अनुसार मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1909, इसको ध्यान रखना। 1909 में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी और इसका विस्तार जो है 1919 के एक्ट में कर दिया गया था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम में यह व्यवस्था न केवल जारी रही, बल्कि इसको सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, भारतीय ईसाइयों के लिए और आंग्ल भारतीयों के लिए इसका विस्तार कर दिया गया था। तो दोस्तों 1919 में जो मुसलमानों के लिए पृथक व्यवस्था थी उसका विस्तार कर दिया गया था। सिखों के लिए, यूरोपियों के लिए, भारतीयों के लिए, आंग्ल भारतीयों के लिए, सबके लिए विस्तार इसका कर दिया गया था। और 1919 के अधिनियम में ही दोस्तों राज्यों में द्वैध शासन की व्यवस्था लागू हुई थी। राज्यों में द्वैध शासन की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई थी? 1919 के तहत राज्य में द्वैध शासन लागू हुआ था। और ये द्वैध शासन को जो है 1935 के अधिनियम में प्रांतों में द्वैध शासन व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था। दोस्तों ये भी ध्यान रखना, जो प्रांतों में द्वैध शासन था इसको जो है समाप्त कर दिया गया। और कहाँ लागू कर दिया गया? केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था लागू कर दी गई थी। इसको भी ध्यान रखना। देखिए 1935 के अधिनियम के द्वारा ही स्थापित होने वाले संघ की जो अवशिष्ट शक्तियाँ थीं वो किसके पास थीं? गवर्नर जनरल के पास थी। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, अवशिष्ट शक्तियाँ गवर्नर जनरल के पास थीं। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत की गई थी। जो है संघीय न्यायालय की स्थापना दोस्तों कब की गई थी? 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। और किस अधिनियम के? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत। इस जो है संघ के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर मोरिस गोयर। इंपॉर्टेंट दोस्तों ये फैक्ट है, सर मोरिस गोयर। देखिए दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के प्रावधानों के अनुरूप 1937 में दोस्तों बर्मा, जो वर्तमान में म्यांमार है, ये भारत से अलग कर दिया गया था। 1937 में संघीय न्यायालय की भी स्थापना की गई थी 1935 के प्रावधान के तहत, और बर्मा को भी भारत से अलग कर दिया गया था। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन द्वारा किया गया था। दोस्तों क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, इसने प्रावधान किया था, भारतीयों से कहा था कि आप युद्ध में भाग लो, युद्ध समाप्त होने के बाद और विजय होने के बाद में आप जो है संविधान का निर्माण करने के लिए आपको छूट दे देंगे। जो संविधान का निर्माण किया जाएगा वो निर्वाचित संविधान सभा द्वारा होगा। संविधान सभा की कार्रवाई 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से प्रारंभ हुई थी, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित कर दिया गया था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर प्रस्तावना का प्रारूप बना था। प्रस्तावना का प्रारूप किस आधार पर बना था? उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर बना था, जो 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। आइए देखते हैं। 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। इंपॉर्टेंट दोस्तों, अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारंभ में। ठीक है, जब भारत का विभाजन हो गया था तो बंगाल का पूर्वी भाग ये दोस्तों पाकिस्तान में चला गया था, इसीलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से फिर से निर्वाचित किया गया था। ये दोस्तों पूना सीट थी, इससे पहले ही जो है M.R. जयकर इससे चुने गए थे, तो इन्होंने त्यागपत्र दे के सीट खाली की थी, फिर इसको जो है इस सीट से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चुनाव कराया गया था। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखना। भारतीय इतिहास में 2 झंडा समितियों का विशेष उल्लेख है। इसमें एक झंडा समिति 2 अप्रैल 1931 ईस्वी को कराची अधिवेशन में जो गठित की गई थी, तो इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे।
तो एक झंडा समिति है 2 अप्रैल 1931 को कराची अधिवेशन जब हुआ था तो इसमें गठित की गई थी। तो इस झंडा समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और दूसरी झंडा समिति तदर्थ झंडा समिति थी, जिसका गठन संविधान निर्मात्री परिषद या संविधान सभा द्वारा किया गया था 23 जून 1947 को। तो इसके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। तो दोनों झंडा समितियों के बारे में ध्यान से पढ़ना। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था और इस दौरान कुल 11 अधिवेशन हुए थे जो 165 दिन तक चले थे। 11 अधिवेशन कितने दिन तक? 165 दिन तक चले थे। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, आत्मार्पित किया गया था। नेक्स्ट देखिए, 11वें अधिवेशन के अतिरिक्त संविधान सभा अंतिम बार 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई थी, मिली थी आपस में। तो इस दिन 284 उपस्थित सदस्यों द्वारा भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। 284 सदस्यों द्वारा किए गए थे हस्ताक्षर, ध्यान रखना दोस्तों। इसमें 284 में 8 महिलाएं थीं, जबकि संविधान में कुल कितनी महिलाएं थीं? संविधान सभा में 15 में से 8 महिलाओं ने ही अंतिम बार जो है इस पर 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक में जो है सिग्नेचर किए थे संविधान पर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित संविधान की प्रारूप समिति के 6 अन्य सदस्य थे। हमने बताया था दोस्तों 7 सदस्य थे, 7 में से 1 अम्बेडकर स्वयं थे और 6 अन्य थे। तो अन्य में देखिए दोस्तों कौन कौन से सदस्य थे? एन गोपाला स्वामी अयंगर, अल्लाद कृष्णा अय्यर, के मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, BL मित्रा, DP खेतान और BL मित्रा, इनके जो है स्थान बाद में चेंज भी हो गए थे। BL मित्रा के स्थान पर दोस्तों कौन आया था? एन माधव राव आए थे। DP खेतान की जगह पर TT कृष्णाचारी आए थे। DP खेतान की जगह पर कृष्णाचारी, DP खेतान की मृत्यु हो गई थी। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज स्वीकार किया था। राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारतीय संविधान निर्माण में मुख्य भूमिका निभाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म दोस्तों 14 अप्रैल 1891 को तथा मृत्यु 6 दिसंबर 1956 ईस्वी को हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान जनगण मन को जो है स्वीकार किया। राष्ट्रीय गान जनगण मन को स्वीकार किया 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान सभा में कुल महिला सदस्यों की संख्या दोस्तों कितनी थी? 15 थी। ये सारे जो है स्टेटमेंट या MCQ संविधान सभा के बारे में थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं उद्देशिका के बारे में क्या क्या महत्वपूर्ण स्टेटमेंट व प्रश्न दिए गए हैं। देखिए पहला इसमें पॉइंट दिया गया है कि इसकी प्रकृति यानी उद्देशिका की जो प्रकृति कैसी थी? न्याय योग्य नहीं। यानी संविधान में जो है संविधान में जो प्रस्तावना दी गई है इसकी प्रकृति कैसी है? ये जस्टिसिएबल नहीं है, यानी न्यायालय द्वारा इसको लागू नहीं कराया जा सकता है। यद्यपि संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को ओवरराइड नहीं कर सकती है, जो भी संविधान में प्रावधान दिए गए हैं इनको ओवरराइड नहीं कर सकती। तथापि केशवानंद भारतीय मामले में सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार संविधान की उद्देशिका का उपयोग संविधान के अस्पष्ट प्रावधानों की व्याख्या करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख 2 नामों से किया गया है। हमारे राष्ट्र का कितने नाम मिलते हैं? तो 2 भारत अर्थात इंडिया। 2 नाम है, एक तो भारत एक इंडिया। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो अनुच्छेद 1 में भारत के 2 नाम दिए गए हैं, भारत और इंडिया, ध्यान रखना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, संविधान की प्रस्तावना के तहत भारत को पंथ निरपेक्ष राज्य वर्णित किया गया है। गणतंत्र का आशय है कि राष्ट्र का प्रधान निर्वाचित होता है। दोस्तों गणतंत्र का क्या आशय है? कि जो राष्ट्र का प्रधान होता है, राष्ट्रपति या फिर राष्ट्राध्यक्ष, इसका चुनाव होता है। ये वंशानुगत नहीं होता है, इसका चुनाव होता है हर बार में। चुनाव चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, लेकिन जहाँ जहाँ गणतंत्रात्मक व्यवस्था है तो उसमें राष्ट्र के प्रधान का चुनाव होता है, वंशानुगत नहीं होता है। भारत के पंथ निरपेक्ष राज्य होने का सही भाव यह है कि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। दोस्तों पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ होता है? कि राज्य का अपना कोई धर्म ना होना, सभी धर्मों को समान रूप से जो है प्राश्रय देना। देखिए संविधान पर विदेशी प्रभाव यानी देखो 60 देशों के संविधान का अध्ययन करके अपना संविधान बना था। तो 60 देशों में देखिए कुछ महत्वपूर्ण है जहाँ से कुछ प्रावधान लिए गए हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान जो है वो सर्वोच्च है। सर्वोच्च दोस्तों कौन है? सर्वोच्च देखिए अगर ऑप्शन में आए कि संसद है या राष्ट्रपति है या संविधान है, तो दोस्तों सर्वोच्च कौन है? संविधान है। संविधान से सभी अंगों के जो है सरकार के जो भी अंग हैं उनको सभी को संविधान से ही शक्ति मिलती है। तो सबसे सर्वोच्च कौन है? संविधान। संविधान से ही शासन के सभी अंगों को अधिकार एवं शक्ति मिलती है। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण यानी जुडिशियल रिव्यू की संकल्पना संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई है।
विदेशी प्रभाव में पहला पॉइंट ये है कि जुडिशियल रिव्यू की जो व्यवस्था है वो कहाँ से ली गई है, अमेरिका से ली गई है, अमेरिका के संविधान से। संघात्मक व्यवस्था दोस्तों कहाँ से ली गई है, कनाडा के। संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया है। वास्तविक एवं नाम मात्र की कार्यपालिका, जो कार्यपालिका है भारत में दोहरी कार्यपालिका, एक तो वास्तविक कार्यपालिका है, एक नाम मात्र की कार्यपालिका है। तो कार्यपालिका और सामूहिक उत्तरदायित्व यानी मंत्रिपरिषद का लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व जो है वो सामूहिक उत्तरदायित्व है। और द्विसदनीय विधायिका ये भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू है। नेक्स्ट देखिए, अमेरिका के संविधान में संघीय प्रणाली का स्पष्ट उल्लेख किया गया। अमेरिका के जो संविधान है इसमें संघीय प्रणाली का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है। भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है, भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। किंतु कतिपय प्रावधान जो है राज्य की अपेक्षा केंद्र को ज़्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। दोस्तों बहुत से प्रावधान ऐसे हैं, जैसे देखिए केंद्र सरकार द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति करना, अखिल भारतीय सेवाएं हैं, आपातकाल के दौरान राज्यों की शक्ति जो है कम होना, ये सारे प्रावधान जो है राज्य को ज़्यादा मजबूत बनाते हैं। हालांकि संविधान में भारत को राज्यों का संघ बताया गया है। भारत के संविधान में संवर्ती सूची दोस्तों कहाँ से, ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। ये सारे पॉइंट जो है घटना चक्री पुस्तक में दिए गए हैं। संवर्ती सूची में ऐसे विषय शामिल होते हैं जिस पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक होती है 7वीं जो अनुसूची है, उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। एक संघ सूची, एक दोस्तों संघ सूची दी गई है, एक राज्य सूची दी गई है और एक संवर्ती सूची दी गई है। तो संघ सूची में केंद्र सरकार कानून बना सकती है, राज्य सूची में राज्य सरकार और संवर्ती सूची में केंद्र राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व की संकल्पना आयरलैंड के संविधान से ली गई है। नीति निर्देशक तत्व दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, 4 से लिए, आयरलैंड से लिए गए। नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के भाग 4 में दिए गए, अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश संविधान से प्रेरित थे। यानी आयरिश संविधान से या आयरलैंड के संविधान से राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव और सेवा को प्रतिनिधित्व देने का प्रावधान जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में आपात उपबंध तथा संविधान संशोधन की प्रक्रिया क्रमशः आपातकाल दोस्तों कहाँ से लिए गए हैं, जर्मनी के संविधान से लिए गए हैं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है दक्षिणी अफ्रीका या साउथ अफ्रीका से ली गई है। दोस्तों दोनों प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। देखिए नेक्स्ट कि भारतीय संविधान को कठोर और नम्य का मिश्रण माना जाता है। यानी भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, कठोर और नम्य का मिश्रण है। कठोर और नम्य का दोस्तों मिश्रण है। इसमें भारतीय संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है, बृहद संविधान है, सबसे बड़ा। इसमें जो है इसमें 22 भाग हैं, इसके बाद 395 अनुच्छेद हैं, इसमें 12 अनुसूचियाँ हैं। तो इतना बड़ा संविधान जो है विश्व में किसी का नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इसके बृहद होने का प्रमुख कारण क्या है। इसमें इसके बृहद होने का प्रमुख कारण है कि इसमें संघ और राज्यों से संबंधित सारे प्रावधान शामिल किए गए हैं। यानी संघ के लिए भी और राज्य के लिए भी एक ही संविधान है और इसमें संघ राज्य सभी के प्रावधान इसमें कर दिए गए हैं, इसीलिए इसको बड़ा बनाया गया है, बड़ा हो गया है। जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 संविधान है, एक संयुक्त राज्य अमेरिका का, दूसरा उसके राज्यों का। तो दोनों का अलग अलग संविधान है, राज्यों का और संघ का। इसीलिए अमेरिका का संविधान जो है विश्व में सबसे छोटा है। यानी विश्व का सबसे छोटा संविधान अमेरिका का है और यह प्रथम लिखित संविधान भी है। प्रथम लिखित संविधान किस देश का, अमेरिका का। आइए इसमें नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में अनुच्छेद एवं अनुसूची। संविधान के मूल पाठ में, मूल पाठ मतलब है जब संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, इसमें 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे, 8 अनुसूचियाँ थीं। अभी भी संविधान में क्रमांक के अनुसार अनुच्छेद 395 ही है, जबकि वर्तमान 26 नवंबर 2021 की स्थिति के अनुसार गणना की दृष्टि से संविधान में अनुच्छेदों की संख्या 468 पहुंच गई है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो क्रम है वो 395 ही है, लेकिन अगर गणना की जाए अनुच्छेदों की तो वो 468 पहुंच गई है। और इसमें जो है 4 नई अनुसूचियाँ जोड़ी गई, तो 8 से बढ़कर इनकी अनुसूचियों की संख्या 12 हो गई है, ये ध्यान रखना। तो 7वीं अनुसूची की जो दूसरी सूची है, राज्य सूची, इसमें जो भी विषय दिए गए हैं तो वो यहाँ देख लीजिए। पुलिस है, लोक व्यवस्था है, स्वच्छता है, प्रति व्यक्ति कर है, गैस, कृषि, रेलवे, पुलिस, कारागार और पंचायती राज एवं भूमि सुधार जो है ये राज्य सूची के विषय। इस पर कानून बनाने का संपूर्ण अधिकार जो है राज्य सरकार को है।
आइए देखते हैं संघ सूची के कौन कौन से विषय हैं। इसमें रेडियो टेलीविज़न है, शेयर बाजार है, डाकघर, बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग जनगणना दोस्तों, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे और निगम कर, कारपोरेट टैक्स है, रेलवे है, ये सब संघ सूची के विषय हैं। नेक्स्ट देखते हैं आर्थिक योजना है, आपराधिक मामले हैं, जनसंख्या, जनगणना दोस्तों संघ सूची का विषय, लेकिन जनसंख्या जो है वो संवर्ती सूची का विषय, नियंत्रण एवं परिवार नियोजन, शिक्षा है, वन है, दंड प्रक्रिया है, विवाह विच्छेद ये सारे जो है संवर्ती सूची के विषय हैं। दंड प्रक्रिया दोस्तों ये ध्यान रखना। इसके बाद में आइए नेक्स्ट देखते हैं कि संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून का प्रावधान किया गया है। 10वीं अनुसूची इंपॉर्टेंट दोस्तों अनुसूची है। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई थी। ज्ञातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा इसमें संशोधन किया गया था। इस संशोधन का उद्देश्य क्या था कि दल बदल पर रोक लगाने के प्रावधान को और कठोर बनाना तथा साथ साथ केंद्र और राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना। संविधान का दूसरा भाग नागरिकता से संबंधित है, तीसरा भाग मौलिक अधिकारों से संबंधित है, चौथा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित है और चौथे का जो है मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। पांचवा भाग संघ सरकार से संबंधित है। आइए महत्वपूर्ण अनुसूचियां देख लेते हैं। इसमें पहली अनुसूची दोस्तों क्या है, राज्य और संघ क्षेत्रों के बारे में उपबंध किया गया है पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में दोस्तों संवैधानिक पदाधिकारियों के जो वेतन का प्रावधान किया गया है, वेतन बताया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थान आवंटन किए गए, यानी किस राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें होंगी, ये अनुसूची 4 में प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची दोस्तों क्या है, अनुसूचित क्षेत्रों अनुसूचित जनजाति के क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। पांचवी अनुसूची में देखिए दोस्तों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम ये 4 ही राज्य हैं। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्य, इसमें जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन एवं नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है। छठी अनुसूची में दोस्तों 4 राज्य हैं और बाकी जो 5वीं अनुसूची है इसमें 4 राज्यों के अलावा सभी क्षेत्र आ जाते हैं। देखिए दोस्तों 7वीं अनुसूची जो है इसमें क्या बताया गया है, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची इसमें बताई गई है, यह प्रावधान किया गया है इसमें। 8वीं अनुसूची में दोस्तों क्या है, 8वीं अनुसूची में भाषा बताई गई है। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषा हैं, 22 भाषाएँ हैं। 22 भाषाएँ हैं और जो है 16 भाषाएँ जो है पहले थीं। मूल रूप से जब संविधान बना था उसमें पहले 16 भाषाएँ थी, इसमें 8 भाषाएँ अब तक जोड़ी जा चुकी हैं। 8 में पहली भाषा दोस्तों थी सिंधी। इसके बाद में बोडो, डोगरी, मैथिली, संताली, नेपाली, मणिपुर, कोंकणी ये सब भाषाएँ इससे जोड़ी गई थी समय समय पर। 9वीं अनुसूची दोस्तों भूमि सुधार से संबंधित है। भूमि सुधार बहुत इंपॉर्टेंट है। भूमि सुधार से जमींदारी उन्मूलन से संबंधित है। तो इसमें देखिए दोस्तों ये प्रथम संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, इसको जोड़ा गया था। प्रथम संविधान संशोधन 1951 में इसको जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची दोस्तों दल बदल परिवर्तन से संबंधित है, इसको 52वां संविधान संशोधन 1985 में इसको जोड़ा गया था। 11वीं अनुसूची दोस्तों पंचायती राज से संबंधित है, पंचायतों से संबंधित है, इसको जो है 73वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ा गया था। 12वीं अनुसूची नगर पालिका संबंधित है, इसको भी 74वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा दोस्तों जोड़ा गया। तो ये सारी जो है अनुसूचियाँ हो गई। आइए इस पर जो है प्रश्न देखते हैं कौन कौन से बन सकते हैं। देखिए पहला प्रश्न, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है। इंपॉर्टेंट दोस्तों प्रश्न है, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिए गए हैं। तो आइए देखते हैं इसमें अमेरिका के संविधान से, ब्रिटिश संविधान से, या रूस के संविधान से, फ्रांस के संविधान से। तो इसमें दोस्तों कहाँ से लिया गया है मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से, जिसको पूर्व सोवियत संघ के रूप में जाना जाता है। इसके संविधान से मौलिक कर्तव्य लिए गए हैं। देखिए दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है 51 का में रखे गए हैं। ये मूलतः संविधान के भाग नहीं थे, बाद में 42वें संविधान 1976 द्वारा इसको जोड़ा गया था। ठीक है, रूस से, जिसको पूर्व सोवियत संघ कहा जाता है, इससे लिए गए हैं। देखिए दोस्तों भारतीय संविधान में सन्निहित मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से ली गई। मूल अधिकार कहाँ से लिए गए दोस्तों, संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल कर्तव्य जो है रूस के संविधान से लिए गए हैं, ध्यान रखना इनको। ये नेक्स्ट देखते हैं, संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया। फिर रिपीट क्वेश्चन हो गया, मूल अधिकारों का विचार जो है कहाँ से लिया गया। मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं अनुच्छेद और अनुसूची से संबंधित प्रश्न। भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद। बहुत ही सरल प्रश्न है ये, 395 अनुच्छेद थे। आज कितने हो गए हैं, गणना की दृष्टि से 468 हो गए हैं, लेकिन क्रम के अनुसार जो है 395 ही हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार
का कानूनी नाम क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया। इसकी सरकार का गवर्नमेंट नाम जो है क्या दिया गया? यूनियन ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान रखना। भारत के संविधान के अनुच्छेद 300 के अनुसार भारत की सरकार का कानूनी नाम द यूनियन ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अनुसार सही सुमेलित नहीं है? देखिए दोस्तों, पंचायतें किस भाग में हैं? पंचायतें भाग 9 में हैं। ये बिल्कुल सही सुमेलित है, भाग 9 में। भाग 9 के का में नगर पालिकाएँ हैं। सहकारी समितियां भाग 9 के खा में हैं और अधिकरण जो है भाग 10 में है। तो देखिए दोस्तों, पंचायतें भाग 9 में हैं, नगर पालिकाएँ 9 का में हैं, सहकारी समितियां 9 खा में हैं, लेकिन अधिकरण जो है ये 10 में नहीं है, अधिकरण ये 14 में है। अधिकरण ये दोस्तों किसने है? 14 में है। अधिकरण 14 में है, भाग 14 में। तो इसको ध्यान रखना। आइए चौथा प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? ये भी वैसा ही प्रश्न है। देखिए दोस्तों, नागरिकता किस भाग में है? भाग 2 में नागरिकता है। संघ राज्य क्षेत्र ये भाग 8 में। 5, 2, 7 में, भाग 7 में। नगर पालिकाएँ दोस्तों 9A में और निर्वाचन भाग 15 में। देखिए दोस्तों, कौन सा इसमें सुमेलित नहीं है? देखिए भाग 5 में संघ राज्य क्षेत्र बताए गए हैं, भाग 7 में। देखिए भाग 5 में दोस्तों क्या है? भाग 5 में संघ दिया गया है और भाग 6 में राज्य दिया गया है और भाग 7 जो है दोस्तों उसमें कुछ नहीं है, भाग 7 निश्चित है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र दिए गए हैं, तो इसको कट करिए। और नगर पालिकाएँ भाग 9 में दिए गए, निर्वाचन भाग 15 में दिया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही सुमेलित नहीं है। उद्देशिका के बारे में प्रश्न देखते हैं। पहला देखिए, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था। उद्देशिका में दोस्तों कब संशोधन किया गया था? 17वें संशोधन द्वारा, 24वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा या 44वें संविधान संशोधन द्वारा। तो उद्देशिका में मात्र एक बार संशोधन किया गया है, मात्र एक बार। अभी तक जो है मात्र एक बार संशोधन किया गया है, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट है, इसमें 3 शब्द जोड़े गए थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और एकता अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए थे दोस्तों, इसको ध्यान रखना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए, पंडित नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत तथा संविधान सभा द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकृत उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर अंतर्गत भारतीय संविधान की उद्देशिका बनी थी। ठीक है, ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं। देखिए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा इसमें समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जो है वो जोड़े गए थे। उद्देशिका का उपयोग इसी निष्कर्ष के समर्थन में किया जाता है। तो एक बार मात्र संशोधन हो चुका। देखिए भाई दोस्तों, प्रश्न आगे, समाजवादी शब्द उद्देशिका में कब जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है। देखिए, संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? संविधान की आत्मा दोस्तों किसे कहा जाता है? संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है ये। देखिए, संविधान की उद्देशिका के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। संविधान की आत्मा उद्देशिका को कहा जाता है। KM मुंशी या इन्होंने राजनीतिक जन्मपत्री कहा है, पॉलिटिकल होरोस्कोप कहा है इसको, KM मुंशी ने। सुभाष कश्यप ने कहा कि संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा है। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी क्या है? आत्मा है। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका है। लोक सेवा आयोग उत्तर प्रदेश ने भी इस प्रश्न का उत्तर उद्देशिका को माना गया। तब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था। यदि अम्बेडकर के संदर्भ में यह प्रश्न पूछा जाए तो इसका डी आंसर सही होगा। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या कहाँ की गई है? यानी प्रस्तावना में जो भी आदर्श दिए गए हैं और उद्देश्य दिए गए हैं उनकी रूपरेखा में अंदर संविधान में कहाँ देखने को मिलती है? देखिए, क्या मूल अधिकारों के अध्याय में, राज्य के नीति तत्वों के सिद्धांतों के अध्याय में, मूल अधिकारों, राज्य के नीति सिद्धांतों और मौलिक कर्तव्यों के अध्याय में। तो इसका सी ऑप्शन इज करेक्ट। मूल अधिकारों में भी हमें प्रस्तावना की रूपरेखा या फिर आदर्शों की व्याख्या मिलती है, DPSC में भी मिलती है, मौलिक कर्तव्य में भी मिलती है। तो सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। देखिए नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में इसके सभी नागरिकों को कौन सा न्याय प्रदान करने की बात की गई? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक
न्याय की बात की गई, डी ऑप्शन इज करेक्ट। ये नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शासन प्रणाली के बारे में प्रावधान किया बताया गया यहाँ पे। राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? राजनीतिक सत्ता का क्या दोस्तों? संविधान है, जनता है, संसद, राष्ट्रपति। तो सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन होता है? जनता, क्योंकि भारतीय प्रस्तावना जो है हम भारत के लोग के साथ स्टार्ट होते हैं। समस्त शक्तियों का स्रोत भारतीय जनता है, जनता ही प्रमुख है, जनता ने ही संविधान का निर्माण किया है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित कौन सा प्रश्न इसमें सही नहीं है? गणतंत्रीय अवधारणा से संबंधित पूछा है, कौन सा प्रश्न यहाँ पे सही नहीं दिया गया है? तो गलत स्टेटमेंट आपको छांटना है। तो एक राज्य में जिसमें जनता सर्वोच्च हो, ये भी गणतंत्र की विशेषता है, सर्वोच्च शक्ति निर्वाचित प्रधान में नहीं, तो ये भी जो है सही है। सर्वोच्च शक्ति एक राजा के समान दोस्तों नहीं होता गणतंत्र में। एक ऐसी सरकार जो जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की हो। तो इसमें पहला, दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सी इनकरेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय पशु कौन है? ये क्वेश्चन 2007 में पूछा गया। राष्ट्रीय पशु कौन है, इसमें बताना है आपको। राष्ट्रीय पशु बाघ है, सबको पता है। जो है पैंथेरा टाइग्रिस इसका वैज्ञानिक नाम है। बाघों की संख्या की घटते क्रम को देखते हुए 1973 में बाघ परियोजना शुरू की गई थी। राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों कौन है? ये भी बहुत सरल प्रश्न है। राष्ट्रीय पक्षी दोस्तों मोर है, पावो क्रिस्टेटस इसका वैज्ञानिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय पक्षी ये हो गया। आइए राष्ट्रीय प्रतीक के बारे में एक बार देख लेते हैं, कुछ पॉइंट दिए गए हैं। इसमें देखिए, भारत सरकार द्वारा राजकीय चिन्ह जो है वो 26 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया था। राजकीय चिन्ह जो है अशोक के स्तंभ से लिया गया है। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय ध्वज में सफ़ेद पट्टी के बीच एक नीले रंग का चक्र है, जिसका प्रारूप सारनाथ के अशोक के सिंह स्तंभ पर बने चक्र से प्रेरित है, जिसमें 24 सीलियाँ हैं। यह न्याय का प्रतीक है। चक्र जो दोस्तों किसका प्रतीक है? न्याय का प्रतीक। उत्तर प्रदेश शासन के विभिन्न प्रतीक कौन कौन से उत्तर प्रदेश के देखते हैं इसमें। देखिए, राजकीय पुष्प क्या है दोस्तों? पलाश है। राजकीय वृक्ष क्या है? अशोक है। राजकीय पक्षी क्या है? सारस या क्रोच है। और राजकीय पशु दोस्तों कौन सा? बारहसिंगा। भारत सरकार में सबसे ऊंचे पद का सिविलियन अधिकारी मंत्रिमंडल का सचिव होता है। सिविलियन अधिकारी सबसे ऊंचा कौन है? मंत्रिमंडलीय सचिव होता है। वह देश के वरिष्ठतम लोक सेवक होता है। इससे बड़ा कोई अधिकारी नहीं होता भारत में। देखिए, संघ राज्य क्षेत्र के बारे में कुछ प्रावधान किया गया है इसमें भारतीय संविधान। तो उससे संबंधित जो भी प्रश्न है वो देखते हैं। पहला प्रश्न देख, निम्नलिखित में से किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में किया गया था? दोस्तों यहाँ राज्य के लिए स्टेट शब्द का इंग्लिश संस्करण में प्रयोग किया गया है, स्टेट। और जबकि स्टेट के रूप में अगर देखा जाए तो 1948 में किसी भी स्टेट का गठन नहीं हुआ था। अगर दोस्तों इसमें प्रोविंस अगर दिया होता राज्य के लिए, तो फिर प्रोविंस के लिए इसमें हिमाचल प्रदेश ऑप्शन सही होता, क्योंकि हिमाचल प्रदेश प्रथम प्रोविंस था जिसका गठन हुआ था। तो राज्य के लिए यहाँ पे इंग्लिश संस्करण में स्टेट शब्द का प्रयोग किया गया है, तो कोई भी ऑप्शन इसमें सही नहीं है। इसमें देखते हैं दोस्तों, देखिए राज्य जो है प्रोविंस और स्टेट। पश्चिम बंगाल जो है प्रोविंस के रूप में कब गठन हुआ? 1947 में। और स्टेट के रूप में 1950 में। असम जो है प्रोविंस के रूप में 47 में और वैसे 50 में। पंजाब प्रोविंस में जो है 1947 में गठन हुआ और वैसे 50 में। हिमाचल प्रदेश जो है 48 में और वैसे 71 में। तो ये चीज़ें जो है इम्पोर्टेंट है, इनको ध्यान रखना। राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम दोस्तों क्या है? सबसे पहले 1963 में नागालैंड आया। ठीक है, 1963 में फिर मेघालय, फिर सिक्किम 1975 में आया। अरुणाचल प्रदेश 1987 में आया। तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट है दोस्तों। मेघालय 72 में आया। देखिए इसको मिलाइए। देखिए नागालैंड दोस्तों कब गठन हुआ था? 1962-63 में अस्तित्व में आने का वर्ष था। झारखंड कब आया था दोस्तों? 2000 में आया था अस्तित्व में। तेलंगाना 2014 में आया था अस्तित्व में। और सिक्किम 1975 में अस्तित्व में आया था। तो इसका ये सब अपने आप देख लेना। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? 1956 में हुआ था भाषाई आधार पर पुनर्गठन। और भाषा के आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश था। तो फजल अली आयोग के आधार पर ये आया था।
भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ था दोस्तों? ये 1956 में हुआ था। राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसे फजल अली आयोग के नाम से जाना जाता है, उसकी सिफारिश से राज्य पुनर्गठन अधिनियम बना था। ठीक है। भाषाई आधार पर भारत में सर्वप्रथम किस राज्य का निर्माण या गठन हुआ था? तो इसमें दोस्तों आंध्र प्रदेश का हुआ था। श्री पोट्टी रामल्लू ने यहाँ पर 56 दिन की भूख हड़ताल से मृत्यु हो गई थी। इसके बाद में सरकार को ये राज्य बनाना पड़ा था। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं दोस्तों? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में देखो 530, वैसे 552 है, तो 530 राज्यों के लिए हैं, 530 राज्यों के लिए हैं, प्लस जो बचती हैं 20 सीटें वो किसके लिए हैं? केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, और 2 सीटें आंग्लों के लिए थी। तो इसमें जो है कितना हमें बताना है? 20 सीटें जो है राज्यों के लिए आरक्षित रखी गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत में कितने राज्य हैं? कितने राज्य हैं दोस्तों? वर्तमान में तो 28 राज्य हैं, लेकिन जब प्रश्न आए थे तो इसमें 29 राज्य थे। मार्च 2018 में भारत के किस राज्य ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया था दोस्तों? कर्नाटक ने। ये करंट का भी क्वेश्चन है 17 में। ठीक है, तो इसका ध्वज दोस्तों कौन सा था? राज्य ध्वज नाड़ा ध्वज पीले, सफ़ेद और लाल रंग की 3 धारियों में विभाजित था, जिसके मध्य में राज्य चिन्ह मुद्रित था। तो 2018 में कर्नाटक राज्य ने अपने राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया था। कावेरी जल विवाद के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों? कावेरी जल विवाद हुआ था इसमें कर्नाटक, तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल। कावेरी नदी जो है इन क्षेत्र में जो अपना जल बहाती है, तो इस क्षेत्र में इसको पानी को लेकर मतभेद था। देखिए दोस्तों नेक्स्ट, एक राज्य को संघ से सम्मिलित करने अथवा नए राज्य की स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में किसमें निहित है दोस्तों? संसद में। अनुच्छेद 3 के तहत होते राज्यों का जो है पुनर्गठन कर सकती है। इसमें क्या है? राज्यों का नाम बदल सकती है, किसी 2 राज्यों को मर्ज करते सकती है, एक में इसका जो है क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है, नए राज्यों की स्थापना कर सकती है। सारा अधिकार जो संसद को है, ये साधारण संशोधन द्वारा हो सकता है, विशेष संशोधन की आवश्यकता नहीं है। नागरिकता संबंधी प्रावधान देखिए दोस्तों, इसमें नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में? तो भाग 2 में नागरिकता दी गई है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये प्रश्न 5 से 11 तक। देखिए नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया था? तो देखिए दोस्तों कब पारित किया गया था? ये 11 दिसंबर 2019 को संसद से पारित किया गया था। नागरिकता संशोधन नियम 2019 इंपॉर्टेंट है, 11 दिसंबर को पारित किया गया था संसद से। ठीक, 9 दिसंबर को प्रस्तुत किया गया था, उसी तिथि को लोकसभा से पारित हो गया था। 9 दिसंबर को पेश किया गया था और लोकसभा में 9 दिसंबर को ही पारित हो गया था। 11 दिसंबर को यह राज्यसभा द्वारा पारित कर दिया गया, तो राष्ट्रपति ने 12 दिसंबर को इसकी मंजूरी दी। 9, 10, 11, 12 तो ये क्रम है 9, 11, 12 तो इसका जो है ध्यान रखना। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न थे जो कि घटना चक्र पुस्तक में दिए गए, जो भी तथ्य इसमें दिए गए हैं, जो भी पॉइंट और जो भी प्रश्न इसमें दिए गए, सभी का हमने विधिवत अध्ययन किया है। 2001 से 2003 तक ये सारे प्रश्न दिए गए संविधान के बारे में। ये भारतीय संविधान की पहली क्लास है, इसमें हमने यहाँ तक विस्तार से समझा है। नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार करिए। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पे, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। आपको पुस्तक लेने की ज़रूरत नहीं, इसमें सारे जो भी पॉइंट दिए गए हम एक एक बिंदु को बहुत डिटेल से समझते हुए चलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।